अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से तकरीबन एक हफ़्ते पहले अपनी सास के मामले पे एक 32 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिख मारा है। ये सास का मामला क्या है? मामला बड़ा सादा सा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई, जिससे बज़ाहिर ये इंकशाफ हो रहा था कि जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा हैं, एक तो वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की बहुत बड़ी फ़ैन हैं, उनके जलसे जुलूसों में जाती हैं, रैलीज़ अटेंड करती हैं, और वो टेलीफोन के ऊपर एक वकील जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम, उनकी अहलिया से गुफ्तगू फरमा रही थी और कह रही थी कि मैंने उमर से कहा है, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहा है कि तुम्हें लाखों लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तुमने देखा नहीं कि लाहौर के जलसे में कितने लोग थे इमरान ख़ान के लिए जो आए हुए थे। तो ये जो ऑडियो लीक जब हुई तो ये एक ऐसे मौके पर लीक हुई कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पहले से ही कुछ ऐसे फ़ैसले दे रहे थे जिनका बरह रास्त फ़ायदा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जमात यानी PTI को हो रहा था, और उनमें वो 63A का भी मशहूर ज़माना फ़ैसला है जिसकी बुनियाद पे पंजाब के अंदर जो इमरान ख़ान की हुकूमत जो अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए ख़त्म की गई थी, परवेज़ इलाही की हुकूमत, PTI की हुकूमत, तो उस हुकूमत को भी फिर बाद में बहाल करवा दिया गया। तो उस ऑडियो लीक के सामने आने के बाद जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसने एक ऑडियो लीक्स कमीशन बनाया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि ये जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास साहिबा की ऑडियो है और 4-5 दूसरी ही ऐसी ही ऑडियोज़ हैं जिनमें चंद दूसरे जजेस जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से भी गुफ्तगू, कुछ निजी गुफ्तगू सामने आई थी। तो ये ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाए कि ये क्या ऑडियो दुरुस्त हैं या नहीं, और क्या इन ऑडियोज़ का बरह रास्त उन फ़ैसलों से भी कोई ताल्लुक़ है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और चंद दूसरे जजेस जो हैं जो देते रहे हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट। तो इस कमीशन की सरबराही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सौंपी गई, और ऑब्वियसली क्योंकि मामला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास का था तो उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मशवरे के बगैर वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया, और उसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी शामिल कर दिया। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो कि अब एक हफ़्ते बाद चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्होंने कमीशन की सरबराही कबूल कर ली, कार्रवाई शुरू कर दी, और पहली समात में ये हुक्म दिया कि ये तमाम जो रिकॉर्ड है ऑडियोज़ का रिकॉर्ड है और जो दूसरा एविडेंस है उसको कमीशन के सामने मज़ीद मालूमात रखी जाएँ। तो इस दौरान उस कमीशन के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें आ गई, और वो आइनी दरख्वास्तें किस किस की थी आपको बताते चलें। आबिद शाहिद ज़ुबैरी साहब जो हैं, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की, हालांकि वो सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी थे, लेकिन ज़ाती हैसियत में की क्योंकि उनकी भी अपनी ऑडियो जो थी उसमें शामिल थी जिसके ऊपर कमीशन तहकीक कर रहा था। फिर मुक़्तदर अख्तर शबीर हैं, अख्तर शबीर, उन्होंने भी एक आइनी दरख्वास्त की। फिर एक इमरान अहमद ख़ान साहब न्याजी हैं, इमरान अहमद ख़ान साहब जो हैं क्योंकि उन्हीं के हवाले से इल्ज़ाम था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सास साहिबा हैं वो इमरान अहमद ख़ान की फ़ैन हैं, बज़ाहिर लग रहा था, और उनके जलसे भी अटेंड करती हैं। और फिर रियाज हनीफ राय जो कि एक वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि ऑडियो लीक्स कमीशन जो है ये बदनीयती पर मबनी है और इसको नहीं बनाना चाहिए था और इस कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। अब ज़ाहिरी बात है ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सबसे पहले तो इन दरख्वास्तों को फ़ौरन नंबर लगवाया, उसके बाद फिर इसके ऊपर एक ऐसा बेंच बना दिया 5 जजों का कि जो मुकम्मल तौर पे उस बेंच की शक्ल देख के ही लग रहा था कि क्या फ़ैसला आना है। और फिर उस बेंच ने इब्तदाई समातें की, और इब्तदाई समातों के दौरान ही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कह दिया कि वफाकी हुकूमत को एतराज़ है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक ऐसे कमीशन की कार्रवाई के बारे में समात करें कि जो कमीशन चीफ जस्टिस की सास साहिबा की ऑडियो जो मुबैना ऑडियो है उसकी भी तहकीकात कर रहा है। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैं फ़ैसला महफूज करता हूँ, और ये फ़ैसला जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 6 जून 2023 को महफूज कर लिया। और सवाल ये था कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं अपनी सास साहिबा की ऑडियो की तहकीकात करने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन की कानूनी हैसियत के हवाले से
सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर बैठ सकते हैं या नहीं। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस का मामला नहीं था, दूसरे दो जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी एतराज़ था, मगर बाद में हुकूमत ने कहा कि वो जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर पे जो अपना एतराज़ है वो उस पर इसरार नहीं करते, सिर्फ चीफ जस्टिस पे एतराज़ है। बहरहाल जी, ये 6 जून 2023 को फ़ैसला महफूज हुआ और जुलाई और अगस्त यानी कि अब 2 महीने से ज़ायद का अरसा के बाद अब जाके फ़ैसला सुनाया गया है। तवक्को तो एक ही जा रही थी कि 1-2 सफ़े का फ़ैसला होता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नाम भी लिखते, कोई और जज लिख देता कि नहीं चीफ साहब की सास का कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि 2 महीने के बाद सिर्फ इतना से सवाल का जवाब देना था कि क्या चीफ जस्टिस ये केस सुन सकते हैं या नहीं। ये 32 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी कर दिया गया। और ये 32 सफ़ात जो हैं ये किसने लिखे? ये मुअज़्ज़ज़ दामाद साहब ने लिखे। जी हाँ, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने लिखे और इस मामले पे लिखे कि क्या मैं अपनी सास साहिबा की ऑडियो की तहकीकात करने वाले कमीशन की आइनी हैसियत के हवाले से दायर आइनी दरख्वास्तों की बेंच पर समाअत बैठ के कर सकता हूँ या नहीं। तो 32 सफ़ात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिख मारे। 32 सफ़ात अंग्रेज़ी के, आप किसी अगर नालायक जज से पूछें तो 32 सफ़ात बहुत ज़्यादा होते हैं अंग्रेज़ी में लिखना, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अंग्रेज़ी भी अच्छी है और फिर मामला भी उनका बड़ा ज़ाती किस्म का था और सास साहिबा की इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला था। तो बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह ख़तरा मोल नहीं लिया कि ये फ़ैसला किसी और साथी जज को लिखने देते, उन्होंने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली और शायद कोई ये तवक्को भी कर रहा था कि ये फ़ैसला कोई और जज ना लिखे। तो बहरहाल 32 सफ़ात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखे। अब ये मुअज़्ज़ज़ जजेस कौन कौन हैं जो कि जिनके पर मुश्तमिल ये बेंच बनाया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ख़ुद एक तो इस बेंच पे बैठ गए कि जी मैं इस बेंच की सरबराही करूँगा, क्योंकि बेंच भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ही बनाते हैं, चीफ जस्टिस बनाता है। और जो पार्लियामेंट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसमें 3 जजों ने बनाना था, उसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इसी मकसद के लिए मुअत्तल कर रखा था कि मामलात अपने कंट्रोल में रहें और अभी भी वो कानून मुअत्तल है। दूसरे जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन पर यह एतराज़ था कि ये वो जज हैं जिन्होंने एक पुलिस अफसर के तबादले का केस सुनते हुए अचानक सवाल किया पुलिस अफसर के वकील से कि ये पंजाब में पुलिस अफसर का तबादला कौन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अब उसके पास ये अख्तियार है क्योंकि असम्बली तहलील हो चुकी है पंजाब की, तो बुलाएं इलेक्शन कमिश्नर। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, 2 जजेस ने, उन्होंने एक तबादले के सर्विस मैटर में केस सुनते सुनते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लिया जो एक आइनी अहदेदार है, सुओ मोटो ले चुके थे और बाद में ये मामला सुओ मोटो करार दे के चीफ जस्टिस को भेज दिया कि इलेक्शन जो है वो पंजाब में 90 दिन के अंदर होने चाहिए या नहीं। तो इसलिए और इसी हवाले से एक ऑडियो लीक जो आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी जो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं वो और चौधरी परवेज़ लाई जिन्होंने असम्बली तहलील की थी, वो फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे थे और बज़ाहिर उनकी बातों से लग रहा था कि वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने केस जो है वो लगवाना चाह रहे हैं, गुलाम महमूद डोगर का जो पुलिस अफसर के तबादले का केस था, और लगा भी फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सामने। और इसलिए ये एतराज़ था अटॉर्नी जनरल को, वफाकी हुकूमत को, कि जस्टिस एजाजुल एहसन तो इस बेंच पे ना बैठें क्योंकि उन्होंने ये सारा वो पंजाब में इलेक्शन का मामला सुओ मोटो में बदल के चीफ जस्टिस को भेजा था। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर पे ये एतराज़ था कि एक और ऑडियो जो लीक आई थी उसमें जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा और ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट की अहलिया के बीच थी, उसमें यह इशारा भी था कि ख्वाजा तारिक रहीम की जो अहलिया हैं वो ये कह रही हैं कि मैंने तो जस्टिस मुनीब को भी एक मैसेज किया था और उन्होंने आगे से कहा था बी केयरफुल, मतलब ये डिस्कशंस केसेस के ऊपर डिस्कशन होती रही हैं। तो इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर पे भी वफाकी हुकूमत का एतराज़ था, मगर बाद में जस्टिस एजाजुल एहसन जस्टिस मुनीब अख्तर का जो एतराज़ था वो हुकूमत ने वापस ले लिया। तो बहरहाल ये बात कहने की यह है कि दूसरे 2 जजेस जो है जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी, ये वो जूनियर जजेस हैं जो सिंध हाई कोर्ट से ऊपर लाए गए और जिन पे एतराज़ था कि जूनियर मोस्ट हैं, और फिर जस्टिस शाहिद वही ये लाहौर हाई कोर्ट में इंतहाई जूनियर 5वें 6ठे नंबर पे थे कि इनको उठा के सुप्रीम कोर्ट में फिर लाया गया और इनको साथ बिठा के, यानी मुकम्मल तौर पे हम ख्याल बेंच बना के चीफ जस्टिस ने अपनी सास साहिबा की ऑडियो वाला मामला जो है अपने कंट्रोल में ले लिया। अब इन 32 सफ़ात में जिस किस्म की बातें की गई हैं उन सारे फैसले को पढ़ने के बाद तो ये लगता है कि सिर्फ ये फ़ैसला इस हद तक नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस जो है वो इस केस को सुनेंगे,
यानी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 32 सफ़ात में ये साबित करने की कोशिश की है कि वो अपनी सास साहिबा की ऑडियो के हवाले से जो केस है वो सुनने का हक रखते हैं। ज़ाहिर बात है अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर कोई और तो नहीं सुनेगा। तो उन्होंने 32 सफ़ात के अंदर जो दलाइल दिए हैं, जो हवाले दिए हैं, बल्कि कुरान और हदीस का भी हवाला वो उन्होंने दिया है कि वो अपनी सास साहिबा की ऑडियो लीक के हवाले से जो मामला है उसको सुन सकते हैं। और इसके अंदर सिर्फ अगर इस हद तक बात की जाती कि वो सिर्फ बेंच पे बैठ सकते हैं, जो कि 32 सफ़ात में सिर्फ ये लिखा गया कि मैं बेंच पे बैठूंगा, तो भी बात ठीक थी। लेकिन इसके अंदर जो फिर पुराने हवाले दिए गए, पुराने के दुख और ज़ख्म उनके जो हरे हो गए और जो ज़ख्म जो थे उनके ताज़ा हो गए, उनका भी हवाला दिया है। अब जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्होंने फिर मामला लिया कि ये जो ऑडियो लीक्स होती रही हैं ये बुनियादी तौर पे इनका पस मंज़र क्या है, और उन्होंने ये सिर्फ फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट का कि जिस पे आप अमल दरामद होना है, उन्होंने इसमें अपनी आप बीती लिखी है, अपने ऊपर बकौल उनके होने वाले जुल्म की एक दास्तान लिखी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ मुबैना तौर पे शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रवा रखी हैं। और इसके अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं उनको सुन के आपको ये अंदाज़ा होगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कितने दुखी हुए हैं, कितने जज्बाती हुए हैं, और उन्होंने इल्ज़ामात की एक बौछार कर दी। और ये सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इल्ज़ामात की बौछार नहीं की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों ने इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसके बावजूद भी आखिर में उन्होंने लिखा है कि जो हुकूमत की ये दरख्वास्त है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच पे मौजूद ना हो, वो मुस्तरद की जाती है। हालांकि जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात हुकूमत पे लगे हैं उसके बाद तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके बाद तो फिर शोकाज नोटिस जारी होने चाहिए थे, मगर नहीं, उन्होंने अपना दुखड़ा बयान करके ये मामला जो है अवाम की अदालत पे छोड़ दिया और एक किस्म का ये कहा कि अब ये अवाम ही फ़ैसला करें। तो मेरे तो ख्याल में जिस किस्म के संगीन इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक हुकूमत के ख़िलाफ़ लगाए गए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों को या तो ख़ुद अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाना चाहिए था, रिज़ाइन कर देना चाहिए था, या फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तो इन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी, शोकाज नोटिस जारी करना चाहिए था। और फिर उन्होंने जो हवाले दिए हैं, जिस किस्म की जस्टिफिकेशन दी हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं कि उसमें एक्चुअली कहा गया। अच्छा, अब मामला सिंपल सा ये था कि भाई आपने बेंच पे नहीं बैठना, आपकी सास साहिबा की मुबैना ऑडियो के हवाले से जो है ये ऑडियो लीक कमीशन तहकीकात कर रहा है, तो आप इस ऑडियो लीक कमीशन को हवाले से किसी किस्म के कोई रिमार्क्स ना दें, कोई आप हेयरिंग ना करें। सिंपल सा ये उन्होंने एतराज़ किया था। तो चीफ जस्टिस ने क्योंकि ये उन्होंने पर्सनल ले लिया और चीफ जस्टिस जज्बाती हो गए, तो उन्होंने अपने 32 सफ़ात के फ़ैसले का जो आगाज़ किया है वो ये लिखते हैं कि जो पस मंज़र है हमें उसमें जाना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा है कि मेरी सास साहिबा की ऑडियो है तो इसलिए ना सुनो, इसकी भी एक बड़ी पुरानी कहानी है, और वो कहानी शुरू होती है 14 जनवरी 2023 को जो दरख्वास्तें आई हैं, और फिर 18 जनवरी 2023 को कि मैं ये केस ना सुनूं, इससे बहुत पहले जो है ये मामला शुरू होता है। और कहा गया कि ये जो जनवरी 2023 में और 14 जनवरी 2023 और 18 जनवरी 2023 में जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी, ये दर्द भरी कहानी उसी वक्त शुरू हुई। मतलब कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सास के हवाले से जो मामला सामने आए हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल लिखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये फ़ैसला दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, और उसी फ़ैसले के बाद जो है ये मामला सारा गड़बड़ हुआ। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बेंच ने चीफ जस्टिस को मामला भेजा कि पंजाब के अंदर होने वाले इलेक्शंस का जो मामला है उसका सो मोटो लेना चाहिए। और फिर जो है 22 फरवरी को हमने एक 9 रुकनी बेंच बना दिया, और फिर 9 रुकनी बेंच में जो है वो उसके सामने जब हमने बेंच बना दिया तो उसी दौरान जिस रोज़ ये बेंच बनाया उससे पहले फरवरी 2023 में जो है ट्विटर अकाउंट पे ये ऑडियो लीक्स आना शुरू हो गई, और जिसमें चौधरी परवेज़ लाई की और एक वकील अरशद जोजा साहब की ऑडियो थी, फिर चौधरी परवेज़ लाई और आबिद ज़ुबैरी की ऑडियो थी, फिर चौधरी परवेज़ लाई और जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की
ऑडियो थी। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल कह रहे हैं कि फिर उसके बाद 2 महीने बाद जो है मेरी मदर इन लॉ यानी मेरी सास साहिबा की भी ऑडियो जो है उसी एक गुमनाम ट्विटर अकाउंट से जारी कर दी गई और ये ऑडियोज़ जो हैं वो जारी की गई। बल्कि न सिर्फ ये जारी की गई बल्कि उन ऑडियोज़ की बुनियाद पे उनको तस्दीक किए बगैर, उनको वेरीफाई किए बगैर जो वफाकी हुकूमत है उसने फौरी तौर पे उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को इंडोर्स किया और उनकी तस्दीक की और जजेस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उससे अदलिया की आज़ादी बराह रास्त जो है उस पर हमला आवर हुए। और जिस किस्म के इल्ज़ामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़रा की तरफ से की गई थी, उन ऑडियो लीक्स को बुनियाद बना के वो बेसिकली जो अदलिया है, आला अदलिया है, उसको मुतअस्सब करार दिया गया हुकूमत के ख़िलाफ़। और इस तरह की बदनामी की जो मुहिम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ एक मुंतखब हुकूमत के एहलकारों की तरफ से मीडिया में चलाई गई और कभी कभी पार्लियामेंट के अंदर भी इसी तरह के रकीक हमले जो हैं सुप्रीम कोर्ट और अदलिया के ऊपर किए गए थे। और उसके बाद 19 मई को जो है वो वफाकी हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया और उस इंक्वायरी कमीशन का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है, इतनी सी बात थी कि भाई आपकी सास का ऑडियो का मामला है, उससे मुतल्लक कमीशन है, तो कमीशन के आइनी हैसियत पे आप बात ना सुने। उस चीज़ को चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बहुत पर्सनल ले गए और अपनी, ये तो शुक्र है उन्होंने ये नहीं वहाँ से नहीं कहानी शुरू कर दी कि मैं एक बड़े गरीब घराने में पैदा हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल से जज बना हूँ सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने सिर्फ वहाँ से शुरू की कि ये मामला जो है मेरी सास साहिबा की ऑडियो का नहीं है या मेरे वो केस सुनने का नहीं है। ये लोग मेरे उस वक्त से ख़िलाफ़ थे कि जब पंजाब में असम्बली तहलील हो गई थी और हमने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएँ। बहरहाल आगे मज़ीद तारीख को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने जो है जब हुक्म दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो उसके बाद ये कमीशन बना दिया गया और ये ऑडियो लीक्स जो है उससे पहले जारी की गई। और उसके बाद जब कमीशन बना दिया गया तो उसके बाद हुकूमत ने ये जो कमीशन बनाया उसके नोटिफिकेशन में ये हुकूमत ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि ये कमीशन जो है पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की तस्दीक करेगा और अगर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग दुरुस्त साबित हुई तो फिर इस बात की तहकीकात करेगा कि आया ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो निज़ाम इंसाफ को पर असरअंदाज हुई हैं या नहीं, या अदलिया की आज़ादी इनसे मुतासर हुई है या नहीं। यानी कि ये कमीशन ने ये इन्वेस्टिगेशन करनी थी। और बज़ाहिर ये जो नोटिफिकेशन है उन्होंने उस नोटिफिकेशन से लगता है कि जिन सुपीरियर कोर्ट के जजेस का इन ऑडियो लीक्स में नाम आया है उनको किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, यानी तफ्तीश के लिए भी उन्हें शामिल तफ्तीश भी किया जा सकेगा या उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी दिया जा सकेगा। और अगर कमीशन ने इस बात पे नतीजा निकाला कि ये ऑडियो फेक हैं या जाली हैं तो फिर वो कमीशन जो है सिफारिश करेगा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये भी लिखते हैं कि ये भी एक रिकॉर्ड का मामला है कि वफाकी हुकूमत ने ना तो चीफ जस्टिस से मशवरा किया ये कमीशन बनाने से पहले और ना ही चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया कि ये वो कमीशन बना रहे हैं। और फिर कमीशन ने 22 मई को अपने पहला ऑर्डर जारी किया और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने बताया कि फिर जो कमीशन का ऑर्डर है उसके जारी होने के बाद और इस दौरान ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो कमीशन की आईनी हैसियत का जायज़ा ले रहा है उस पे चीफ जस्टिस जो हैं वो इस बेंच पे ना बैठें। और उसके बाद ज़ुबानी तौर पे जो अटॉर्नी जनरल ने ये दरख्वास्त की थी ये 26 मई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दी थी, मगर फिर 31 मई को अटॉर्नी जनरल ने तहरीरी तौर पे ये एतराज़ उठा दिया और कहा कि चीफ जस्टिस जो है ये केस को ना सुने। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था और 6 जून को ये फ़ैसला महफूज किया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ठीक है मैं इस पर गौर करूँगा। उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने आज ये फ़ैसला जारी किया है जो 6 जून की आखिरी समात को फ़ैसला महफूज किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले दिए हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मेरे पे जो इल्ज़ाम है कि मेरा मफादात का टकराव है या मैं मुतअस्सिब हूँ हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस इल्ज़ाम में जो मफादात का टकराव वाला इल्ज़ाम है हुकूमत ने सिर्फ उसी पे इसरार किया है
और मुझे मुतासिब नहीं कहा, यानी कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे इज़हार किया है। मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा कि मैं बायस्ड हूँ या मुतासिब हूँ। जिस पे उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जो आला अदलिया के ज़ाब्ता अखलाक का जो हवाला दिया है, उस ज़ाब्ता अखलाक में भी ये कहा गया है कि उसका असूल ये है कि उसमें रिश्तेदार का जो है उसका और जज का जो ताल्लुक़ है उसको साबित करना ज़रूरी है, और ये बताना ज़रूरी है कि उसमें मफादात का टकराव है। जबकि अदालत बार बार अटॉर्नी जनरल से पूछती रही है कि इसमें जो मफादात का टकराव है वो क्या है। अब ये हैरत की बात है कि चीफ़ जस्टिस ये पूछ रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि अगर मैं अपनी सास के बारे में कोई केस सुन रहा हूँ जिससे मेरी सास साहिबा मुतासर हो सकती हैं, तो उसमें मफादात के टकराव क्या है। यानी ये अटॉर्नी जनरल से पूछ रहे हैं मुअज़्ज़ज़ जज कि मैं अगर सास का केस सुनता हूँ तो इसमें मफादात का टकराव क्या है। तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ये लिख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने ये बड़े खुले दिल से ये माना कि किसी किस्म का कोई माली मुफाद इसमें नहीं है और चीफ जस्टिस की सास साहिबा और चीफ जस्टिस के बीच। और फिर मुफादात के टकराव के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सिंपल इतना कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं सिर्फ इस हद तक हमारा एतराज़ है, और हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि चीफ जस्टिस साहब आप बायस होंगे। अब पता नहीं अटॉर्नी जनरल और किस तरीके से कितने एहतराम के साथ कौन से अल्फाज के साथ चीफ जस्टिस को समझाते हैं कि जनाब आपकी सास साहिबा का मामला है, आप ये केस ना सुने। मगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस फैसले में कि अटॉर्नी जनरल ने मेरे ऊपर मफादात के टकराव का इल्ज़ाम लगाया है, मुझे मुतासिब नहीं कहा, मुझे बायस नहीं कहा। तो इसलिए अगर मुझे वो बायस कहते तो फिर मैं देखता मैं तो मफादात के टकराव तो इसमें उन्होंने एक तरफ साबित नहीं किया और दूसरी तरफ ये भी साबित नहीं किया कि इसमें बायस क्या है, मुतासिब मेरा रवैया क्या है। तो जिस पे वफाकी हुकूमत के हवाले से चीफ जस्टिस लिखते हैं कि वफाकी हुकूमत ने बायस का इल्ज़ाम ही रेज़ नहीं किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान एक नौजवान अटॉर्नी जनरल है जिनका भी कैरियर है जजों के सामने पेश होना है, चीफ जस्टिस साहिबान के पेश होना है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि उन्होंने मेरे पे ये तो नहीं लगाया कि आपकी सास हैं, आपकी सास बातें क्या कर रही हैं, उन्होंने कोई तफसील, उन्होंने सिंपल कहा कि जनाब आप रिक्यूज़ कर लें क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर एक बेचारे नौजवान अटॉर्नी जनरल ने आपकी इज़्ज़त रख ली, आपके एहतराम में ज़्यादा दलाइल नहीं दिए, ये समझते हुए कि आपको ख़ुद थोड़ा बहुत एहसास होगा कि आप ये केस ना सुने, लेकिन आपको एहसास की बजाय आप तो सास हाफ़ी हो गई और आपने जो है एहसास नहीं किया और कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मुझ पर ये इल्ज़ाम ही नहीं लगाया। तो भैया आप खुद सोच लेते, उन्होंने आपके एहतराम में अगर कोई तफसीली दलाइल नहीं दिए जो मैं समझता हूँ उन्हें देने चाहिए थे, और उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी सास का केस है, आप कैसे सुन सकते हैं। आपकी सास जलसों में जाती है पीटीआई के, आपकी सास जो है पीटीआई के दूसरे वकला की जो अहलिया है उनसे ये कहती है कि हम इमरान खान के साथ हैं, और आपकी सास आपका नाम ले रही है। अब ये सारी बातें अगर अटॉर्नी जनरल साहब करते तो फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल कहते कि ये आप मुझे खुली अदालत में मेरी तौहीन कर रहे हैं। तो उन्होंने तो आपका एहसास कर लिया, लेकिन आपने एहसास नहीं किया अपना। उन्होंने तो आपके शर्म पर्दा रखने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे दलाइल नहीं दिए कि जो खुली अदालत में वो समझते थे कि शायद चीफ जस्टिस की इज्जत है और उसका एक ओहदा है। तो आप कह रहे हैं उन्होंने तो कोई बात नहीं की, और क्या बात करते हैं, वो तो ये समझ रहे थे कि आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन हैं और आप समझ जाएंगे कि आपको अपनी सास का केस नहीं सुनना चाहिए। मगर आप कह रहे हैं नहीं, एजी ने तो ये बात नहीं की, हुकूमत ने तो ये बात नहीं की। अब ये सारी बातें अगर एजी की जगह कोई और वकील होता या इरफान कादर साहब होते तो फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझा सकते कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और बायस क्या है। इसमें आप जो है अपना दिफा ढूंढ रहे हैं कि नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरा जो है सास के साथ मैं सास की वजह से मैं बायस हो जाऊंगा। तो बहरहाल ये आप फैसले में तौजीहात पेश कर रहे हैं मुअज़्ज़ज़ दामाद साहब कि मैं अपनी सास का केस क्यों नहीं सुन सकता। ये काम किसी और जज को भी दिया जा सकता था 5 जजेस में से, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये कलम अपने हाथ में रखा बतौर एक जज, अपने हक में, अपनी सास के हक में 32 सफ़ात लिख मारे और कहा कि ये वजह है कि मैं तो केस सुनूंगा। अब पीछे रह क्या गया है, इतना आपने सुना दिए हुकूमत को, इतनी माड़ें दे दिए, इतने इल्ज़ामात लगा दिए, इसके बाद अब मज़ीद क्या आपने केस सुनना है। मैं तो समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत को इसी फैसले की बुनियाद पे एक और दरख्वास्त डालनी चाहिए कि ये जो अल्फाज आपने हुकूमत के बारे में इस्तेमाल किए हैं और हुकूमत के एहलकारों के बारे में इस्तेमाल किए हैं, इससे तो आप ज़्यादा मुतासब नज़र आ रहे हैं।
इससे तो ये मामला तो आपकी सास साहिबा से ज़्यादा संगीन हो गया है। आप बेशक सास साहिबा का केस सुन लेते, लेकिन कम से कम ऐसे रिमार्क्स तो ना देते कि जिसमें केस ही आपने डिसाइड कर दिया है। अब कैसे आप इस केस को, आपने खुद तो सुनना नहीं है, आप तो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपने बाकी 4 जजों को भी प्रेजुडिस कर दिया है। अपने ज़ाती गुस्सा आपने इसमें, इस फैसले में जो है वो उसका इजहार कर दिया और उस पर 4 जजों के भी दस्तखत करा दिए। उन्होंने भी कर दिए कि चलो जी रिटायर हो रहा है बेचारा, जा रहा है चीफ जस्टिस, तो इसकी खातर, इसकी फैमिली की खातर हम भी सास बहू वाले, हम भी दामाद लोग हैं, तो साइन कर दिए। लेकिन अब ये फैसला लिखने के बाद 5 जजेस ऑडियो लीक्स कमीशन की आईनी और कानूनी हैसियत पे मजीद कैसे समाअत कर सकते हैं इतनी संगीन इल्ज़ामात लिखने के बाद? अब तो उन्होंने मजीद बायस हो गया, अब सास वाला मामला पीछे रह गया है। अब आगे चलें, उन्होंने मजीद जो संगीन इल्ज़ाम लगाए और फिर वही कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है तो मैं सास का केस सुन सकता हूँ, बायस का मतलब कुछ और होता है तो मैं सास का केस सुन सकता हूँ। तो ये एक जो है मामला है। फिर ये भी कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया मुझ पे कि मैंने कोई माली मुफाद लिया है अपनी सास साहिबा से, तो मेरा कोई जो है वो ऑडियो लीक्स के अंदर मेरा कोई माली मुफाद, ओ भाई माली मुफाद का तो इशू नहीं है यार। कब कहा कि आपकी सास ने आपके बैंक में कोई पैसे जमा कराए थे तो उस तरफ तो आपको जाना नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि सास साहिबा ने आपको बाजार किसी किस्म की कोई माली इमदाद नहीं दी, तो इसलिए आप कहते हैं कि नहीं मैं तो केस सुन सकता हूँ। अगर कोई पैसे ट्रांसफ़र हुए होते, आजकल तो अगर कोई करता भी है तो कैश में ही देता है, हमें उसका भी नहीं पता। बहरहाल ये है कि ये कोई बुनियाद नहीं है कि क्योंकि मेरा कोई माली मुफाद नहीं है तो इसलिए मैं सास का केस ज़रूर सुनूंगा। अच्छा, फिर ये बड़ी दिलचस्प बात है। कहते हैं जी अटॉर्नी जनरल ने मुझे ये तो नहीं कहा कि मुझे फ़ायदा क्या होगा अगर मैं अपनी सास साहिबा की ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर मैं बतौर जज बेंच पे बैठता हूँ। मतलब आप क्या चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल आपको क्या बताते हैं कि आपको क्या फ़ायदा होगा? क्या अटॉर्नी जनरल आपको ये बताते हैं कि आपकी सास जो है PTI की जो है कारकुन है, वो इमरान खान की फ़ैन है और वो आपका नाम लेती है बार बार, वो आपसे डिस्कस करती हैं कि जलसों में इतने लोग तुम्हें दुआएं देंगे? अटॉर्नी जनरल ये आपको कहते तो आपको तसल्ली होती कि फ़ायदा क्या होता है। या अटॉर्नी जनरल आपको ये कहते कि लगता है कि आपने जितने फैसले किए रिटायरमेंट के बाद आप PTI के सदारती उम्मीदवार होंगे, अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं आपको तो तसल्ली होती है आपकी। अटॉर्नी जनरल और आपको क्या कहते हैं कि क्या फ़ायदा होता है? ये फ़ायदा होता कि जिस तरह साकिब निसार के बच्चों पे इल्ज़ाम है कि वो टिकट बांटते फिर रहे PTI का, तो आप भी रिटायरमेंट के बाद आपके भी कोई रिश्तेदार या जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह के टिकट बांटते फिरेंगे करोड़ों रुपयों में। ये कहते तो आपकी तसल्ली होती कि अटॉर्नी जनरल ने जो है ये कोई ऐसी दलील नहीं दी कि मैंने कोई माली फ़ायदा उठाया। यानी कि इंडायरेक्टली आप कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल बड़ा शरीफ आदमी है, उसने कोई ऐसी बातें की नहीं है, वरना तो मैं छोड़ देता बेंच अगर इल्ज़ाम लगते हैं। अच्छा, ये जवाज़ ढूंढ रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं कि मैं अपनी सास का केस क्यों सुनूं। ये एक चीफ जस्टिस हैं अभी भी, लेकिन लग ये रहा है कि ये जैसे आलम नज़ा में कोई बंदा बयान देता है ना, वो एक हज़ानी कैफियत में, तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही, तो इसे पता होता है कि बस गया। तो ये भी शायद रिटायरमेंट से पहले के एक बयानात हैं और जज्बात हैं जिसमें उन्होंने 4 जजों के दूसरे जो उनके भी अंगूठे लगवा दिए इस फैसले के ऊपर। और ये फैसला हॉन्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट के इन जजों को कि इतने जज्बात से भरपूर फैसला। एक चलें, वो तो चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे थे ना, वो तो उनकी सास का मामला था, वो तो जज्बाती हो सकते थे, लेकिन ये जो बाकी 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जैसे एजाजुल हसन, जैसे मुनीब अख्तर, सैयद हसन अज़हर रिजवी, जैसे शाहिद वहीद, इन्होंने क्यों इस फैसले पर दस्तखत किए? इतने आप वफाकी हुकूमत पे इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद इतने संगीन इल्ज़ाम तो जनरल मुशर्रफ के ऊपर 31 जुलाई के फैसले में नहीं लगाए गए थे। अब सिंपल ये लिखना रह गया था कि ये आइन से गद्दारी किया हुकूमत ने। आपने ये भी लिख दिया कि हम पे हमला आवर हुए, हमें प्रेशराइज़ किया है, हमें दबाव में लिया गया है। सब कुछ लिखने के बाद फिर चुप होकर बैठ गए, तो कुछ करते फिर अगर इतने संगीन इल्ज़ाम लगाएं। तो बहरहाल जी अटॉर्नी जनरल पे बड़े उन्होंने नुक्ते कसे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने ये नहीं कहा, अटॉर्नी जनरल ने वो नहीं कहा। आप खुद ही समझदार थे, क्यों अटॉर्नी जनरल से वो बातें आप तवक्को कर रहे थे वो कह देते कि जिसके बाद फिर आप मज़ीद कहते कि अटॉर्नी जनरल ने भी हम पे हमला कर दिया। अगर वही बातें अटॉर्नी जनरल दोहरा देते जो वफाकी वज़रा आपके बकौल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में करते रहे, तो फिर आपकी तसल्ली होती। अटॉर्नी जनरल ने आपका लिहाज किया, आपको रिस्पेक्ट दी, और आपने कह दिया कि जी अटॉर्नी जनरल ने तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, वो इल्ज़ाम नहीं लगाया। या तो फिर आप ये भी लिख देते कि अटॉर्नी जनरल ने ये भी नहीं कहा कि वो आपकी सास है, पर कह देते ना।
उनके कहने से वो आपकी सास हो जाती है, आपको खुद नहीं पता वो आपकी सास हैं या नहीं, और आपने ये भी नहीं कहा कि ये गुफ्तगू हुई है या नहीं। बहरहाल मालूम नहीं, ये फ़ैसला मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ने बतौर जज अपनी सास के हक़ में दिया है, और इस फैसले के ज़रिए ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोका गया। ना सिर्फ ये कि ऑडियो लीक्स कमीशन को कार्रवाई को सस्पेंड किया गया, बल्कि इसरार किया गया कि मैं ये केस सुनूंगा, और ख़ुद तो उन्होंने सुनना नहीं है, अब रिटायर हो जाना है। लेकिन इसका मतलब यही होगा कि अब नए चीफ जस्टिस जब आएंगे तो तासुर ये दिया जाएगा कि उन्होंने जनाब बेंच बदल दिया है, ये हो गया है और वो हो गया है। और मुझे लगता है कि जाने से पहले शायद, बल्कि जाने से पहले क्या, इस फैसले में ही ऑडियो लीक्स कमीशन का फ़ैसला भी सुना दिया गया है। इतने जज्बाती बातें जो लिखी गई हैं, उन बातों के बाद सिंपल एक जुमला ये भी लिख देते हैं कि ये जितनी दरख्वास्तें आई हैं ऑडियो लीक्स कमीशन के ख़िलाफ़, दीज पटिशंस आर अलाउड, क्योंकि दलाइल और जो ग्राउंड्स हैं वो सारे पटिशनों के हतमी फ़ैसले वाले हैं। मगर एंड पे लिख दिया है कि जो हुकूमत की पटिशन है वो मुस्तरद की जाती है और मैं अपनी सास का केस सुनूंगा। तो इतना 32 सफ़ात लिखने के बाद तो फिर आप ये भी कह देते कि ऑडियो लीक्स कमीशन ही गैर आईनी है, उसको भी ख़त्म कर देते। अब पीछे फ़ैसला रह क्या गया करने के लिए? सब कुछ तो आपने दे दिया, सब कुछ तो आपने कह दिया। और ये पाँचों के 5 जज जो हैं, जिस तरीके से इन्होंने इस फैसले के ऊपर अपने अंगूठे लगाए हैं, इसके बाद मेरे ख़्याल में न सिर्फ ये कि ऑडियो लीक्स कमीशन जो है उसका फ़ैसला भी हो गया है, बल्कि जो दूसरे कुछ मामला ज़ेर समाअत थे, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके हवाले से भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। और 5 जजों ने, ये जो 5 जज हैं, ये उन 8 जजों के बेंच का भी हिस्सा हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुन रहा है। तो एक किस्म का एक और अपना उन्होंने एक माइंड शो कर दिया है। ये 5 जजेस जो हैं अब दूसरे बेंचों का भी जो हवाला, अच्छा इसमें एक और हवाला ये भी दिया गया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त थी, उसका भी जिक्र कर दिया गया है कि उस नज़रसानी दरख्वास्त को रोकने के लिए ये सारी जो है वो बनाई गई है कि उसके नज़रसानी का फ़ैसला ना हो। और फिर उसमें यह भी लिख दिया गया कि नज़रसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की आपने रिजेक्ट कर दिया। अब ये फ़ैसला 6 जून को महफूज हो रहा है। नज़रसानी की जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की है वो 2 हफ्ते पहले तकरीबन रिजेक्ट हुई हैं। तो जिस तारीख को फ़ैसला महफूज हो जाए, उस तारीख के बाद वाले वाक़यात को फ़ैसले में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन लगता ही है कि ये जो 6 जून को फ़ैसला महफूज हुआ था और ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर सिर्फ जज के बेंच पे होने या ना होने के बारे में था, इसके अंदर उन्होंने वो बातें भी कर दी हैं जो अभी कुछ दिन पहले के बातें थी, उनका हवाला भी दे दिया गया है। तो इतनी जज्बातियात के ऊपर भरपूर फ़ैसला एक रिटायर होने वाला चीफ जस्टिस सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं अपनी सास का केस जो है सुनने का हक़ रखता हूँ, और फिर 2 महीने आपने इस इतनी सी बात को महफूज रखा। ये 2 सफ़े का फ़ैसला था और आपने 32 सफ़ात की अंग्रेज़ी इसमें लिख मारी है। 2 महीने आपने इसको अपने पास रखा, 2 महीने से ज़ायद अपने पास रखा, बल्कि 2 से ज़ायद 2.5 महीने, 3 महीने अपने पास रखा। तो मतलब, और सिर्फ इसलिए कि वो ऑडियो लीक्स कमीशन को जो आपने सस्पेंड किया है वो सस्पेंशन भी बरकरार रहे और उस पर कोई फ़ैसला भी ना देना पड़े, और अभी भी उसका कोई फ़ैसला नहीं दिया। और ये सारा खाता जो है, ये सारा खाता अगले चीफ जस्टिस के खाते में आप डाल के जा रहे हैं। एक यूनियन बनवा रहे हैं, 8 जजों की यूनियन बनाई, उनको ग्रुप बना दिया, फिर 5 जजों को मज़ीद पक्का कर दिया जज्बाती करके, उनको उनसे साइन करवा के। और जस्टिस कादी फ़ाइज़ा जब अपना ओहदा संभालेंगे तो इन फ़ैसलों की वजह से ये 5 जज और सारे 8 जज मिल के जो है एक अपना एक अलग से एक ग्रुप बन जाएगा, एक यूनियन बना लेंगे, और इसमें जब बेंचों की तश्कील 9 भी अगर होती है तो उसमें भी मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक फ़ैसला है, बड़ा ही जज्बाती फ़ैसला है। इससे ज़्यादा अब क्या कहा जा सकता है? मेरे ख़्याल में अब ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से भी जो है चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ने और 4 जजों ने फ़ैसला दे दिया है। इतनी ज़्यादा जज्बाती तहरीर के बाद अब मज़ीद ऑडियो लीक्स कमीशन का आप ये समझ लें कि वो कमीशन गैर आइनी भी करार दे दिया गया है और कलअदम भी करार दे दिया है, क्योंकि इन बातों के बाद अब उस फ़ैसले की भी किसी को कोई अहमियत नहीं रहेगी और ना ही किसी को अब इंतज़ार होगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।